हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन ऑफ नो एंड नॉट। हम नो और नॉट के फंक्शन को देखेंगे। ये जो क्लास होगी ये पूरी तरह से जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए होगी। इस क्लास में हम नो और नॉट से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी डिस्कशन पॉसिबल हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नो और नॉट के फंक्शन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि फंक्शन ऑफ नो एंड नॉट। तो नो और नॉट के फंक्शन क्या है। अगर हम नो की बात करें तो नो एक डिटर्मिनर है और इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर टाइप का डिटर्मिनर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे डिटर्मिनर का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। अच्छा, नाउन के पहले डिटर्मिनर कई टाइप है, लेकिन ये क्वांटिफायर टाइप का डिटर्मिनर है। अगर ये क्वांटिफायर टाइप का है इसका मतलब किसी नाउन के पहले आकर के किसी नाउन की क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी का मतलब इसमें जो वो क्वांटिटी नंबर भी हो सकती है, वो क्वांटिटी मात्रा भी हो सकती है, यानी संख्या या मात्रा बताती है। अच्छा, अब हम आते हैं नॉट की तरफ। अगर हम नॉट की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉट एडवर्ब है। अच्छा, इसको हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब के कई टाइप होते हैं, उसमें से ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताती है कि वो एक्शन कितनी बार हुआ है। अच्छा, अगर ये एडवर्ब है तो हम सभी लोग जानते हैं एडवर्ब किसको किसको डिस्क्राइब कर सकता है। एडवर्ब किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। अच्छा, एक बात यहां आपको समझ लेना है कि नो जब डिटर्मिनर है तो ये हमेशा किसी नाउन के पहले आकर के नाउन को डिटरमिन करेगा। अच्छा, क्वांटिफायर टाइप का डिटर्मिनर है, इसलिए जिस नाउन के पहले आएगा उस नाउन की को क्वांटिफाई कर देगा, मतलब उसको या तो नंबर बताएगा या तो उसकी क्वांटिटी बताएगा। नॉट जो है एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब का नाउन से कुछ भी लेना देना नहीं है। एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस में यहां लिखता हूं, डॉक्टर्स हैव नॉट टाइम फॉर देयर फैमिली। अगर मैं लिखता हूं डॉक्टर्स हैव नॉट टाइम फॉर देयर फैमिली, किसी भी सेंटेंस को लिखने के बाद उस सेंटेंस में एक एक वर्ड के फंक्शन को जान लेने से ग्रामर को समझना काफी आसान हो जाता है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, अगर देखना शुरू करें हम, तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब है। जैसा कि हम पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब उसके आगे मेन वर्ब लिखा गया हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके आगे मेन वर्ब लिखा होता। अगर इसके आगे मेन वर्ब नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो डॉक्टर्स यहाँ सब्जेक्ट है। अगर हम नॉट को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें तो हम देख रहे हैं डॉक्टर सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब हो गया। डॉक्टर्स हैव, व्हाट डू डॉक्टर्स है, डॉक्टर के पास है क्या है, टाइम। तो हम जानते हैं किसी वर्ब के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम है ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनको ग्रामर में हम नाउन मान के चलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह जो भी वर्ड फ्रेज या क्लॉज फंक्शन करते हैं उन्हें हम नाउन मान के चलते हैं। तो इस वर्ब के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये नाउन है। अच्छा, ये फॉर प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के एक फ्रेज हो गया और ये फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक होते हैं। अगर यहाँ पे आप देख पाए तो इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हैव टाइम, डॉक्टर्स के पास टाइम है। अच्छा, फॉर हुम, किसके लिए टाइम है, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दिया फॉर देयर फैमिली। तो ये फॉर देयर फैमिली बता रहे हैं किसके लिए टाइम है। तो ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के एडवर्ब फ्रेज हो गया। अच्छा, अगर ये बातें हम समझ पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो नॉट का यूज हमने किया है ये हमने टाइम के पहले कर लिया है और ये टाइम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये नाउन है। तो हमने बताया नाउन के पहले हम डिटर्मिनर नो का यूज कर सकते हैं। नॉट तो एडवर्ब है,
तो इस तरह से देखा जाए तो इस सेंटेंस को ठीक करने का तरीका सबसे जो आसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि इस नॉट की जगह पे आप नो लिख दो। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नॉट लिखना ही चाहते हो तब हम उसको कैसे लिखें? तो क्या इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर्स not have time for their family। अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि हैव अभी भी मेन वर्ब है, टाइम इसका ऑब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एक फ्रेज हो गया। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट टाइम है। अच्छा, हैव यहाँ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले ही हम नॉट को लिख सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी होते हैं अगर वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका पोजीशन मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के पहले लिख दिया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सही है सेंटेंस। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, एक बात हम सभी लोग जानते होंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही टीचेस इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव है। अगर इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ही डज नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि जब भी हम नॉट यूज करते हैं सेंटेंस नेगेटिव जाता है, और नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होते नहीं है। तो यहां पे देखा जाए तो मेन वर्ब तो दिया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से ये नॉट गलत हो गया। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब यूज कर दें। अगर हम इस पहले वाले सेंटेंस देखें तो यहाँ हैव मेन वर्ब था। अच्छा, अगर मुझे लगता है कि अगर आप जानते हो तो ठीक नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूं कि हैव और हैज, एक वर्ब है हैव, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव और हैज, और इसका सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म होता है हैड, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। तो अगर हमने लिखा है डॉक्टर्स हैव, तो ये हैव देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था टीचर, ये फर्स्ट फॉर्म में था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग डज यूज कर दिया। यहाँ पे हैव मेन वर्ब है और ये भी फर्स्ट फॉर्म में जैसे ये है, तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे डॉक्टर्स हमारा अगर सब्जेक्ट है तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें डू लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को ठीक करने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डॉक्टर्स डू नॉट हैव टाइम। अच्छा, एक बात हम और बता दें, यहाँ जब हम टाइम लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा डॉक्टर्स डू नॉट हैव एनी टाइम। डिटेल में एक वीडियो में ले आऊंगा, बताऊंगा कि हाँ एनी क्यों यूज करना पड़ रहा है। वैसे आप समझ लो एक बात कि एनी एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो नॉन असर्टिव, नॉन असर्टिव मतलब जब नेगेटिव आ गया हो तो उसके बाद अगर कोई नाउन दिया हो तो उसके साथ हमें नॉन असर्टिव यूज करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एनी का यूज कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। या तो हम इस टाइम के पहले, टाइम जो कि नाउन है, नाउन के पहले हम डिटर्मिनर लगा दें, या फिर अगर हम नॉट यूज करना ही चाहते हैं तो उसको मेन वर्ब के पहले यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे तो हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि मेन वर्ब के पहले जब नॉट लगाएंगे तो नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता है, तो अब हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ यूज कर लेते हैं। और दूसरी बात, जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में जो नाउन होते हैं उस नाउन के साथ जो डिटर्मिनर लगाने चाहिए वो नॉन असर्टिव लगाना चाहिए। नॉन असर्टिव का मतलब है कि अगर नेगेटिव आ गया है तो फिर दूसरा ऐसा डिटर्मिनर जो नॉन असर्टिव टाइप का होता है उसको लिख लेते हैं हम, और एनी नॉन असर्टिव इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि नो इज इक्वल टू नॉट एनी। जैसे यहाँ पे नो लिखा हमने, अगर इस नो की जगह पे हम नॉट लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा नॉट, और यहाँ इस नाउन के पहले एनी लगाना पड़ेगा। अगर हम इस नॉट और एनी दोनों को नहीं लिखना चाहते हैं तो इस नॉट एनी की जगह पे हमें नाउन के पहले नो लगा देना पड़ेगा। तो चाहे हम नो यूज कर ले चाहे हम नॉट यूज कर ले, लेकिन जब भी हम यूज करेंगे नो तो हमें नाउन के पहले यूज करना होगा, और हम नॉट यूज करेंगे तो उसको हमें मेन वर्ब के पहले यूज करना पड़ेगा। ये बात हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये सारी बातें आप समझ पाए हो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं कह दूं मनोज हैज नॉट संग अ सॉन्ग।
अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे हैज नॉट संग वर्ब है, जिसमें संग मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सॉन्ग इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक मिनट, यहां पे मनोज न लिख करके मैं लिख लेता हूं सब्जेक्ट दे। अगर मैं दे सब्जेक्ट लिख लूंगा तो हैज नहीं लिखना पड़ेगा, दे के साथ हमें हैव लिखना पड़ेगा। तो अभी पिछले सेंटेंस में आप देखा कि हैव आया था तो हमने नॉट को हैव के पहले यूज किया था, वहां हमें ऐसे इसलिए यूज करना पड़ा ताकि हैव मेन वर्ब था। अब मेन वर्ब के पहले ही हमें नॉट लिखना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो ये हैव मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, संग। अगर ये संग मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले आपने नॉट का यूज कर लिया है, तो ये फिर सेंटेंस सही। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि ये जो वर्ब दिया गया है वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो मेन वर्ब है तो उसके पहले आप नॉट लगा लो, लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो उसके आगे जो मेन वर्ब दिया गया है उसके आगे लगा लो आप। अच्छा, अब ये वर्ब से रिलेटेड बातें डिस्कस हुई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, मोहन इज नो या फिर नॉट स्मार्ट। अब हम देख लेते हैं कि इस स्मार्ट के पहले हम नो का यूज करें या नॉट का। तो आंसर बड़ा सिंपल है। इसका आंसर है, आप यहां देख रहे हैं इज लिंकिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन को हमने स्मार्ट कहा, ये स्मार्ट एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव के पहले हम कुछ लिख सकते हैं तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई एडवर्ब लिख सकते हैं, तो यहाँ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, नो का यूज हो जाएगा गलत। तो ये रही बहुत सिंपल सी बात जो एडजेक्टिव के केस में हुआ। धीरे धीरे हम नो और नॉट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। सेंटेंस है, देयर इज नो या नॉट बुक इन माई बैग। देयर इज नो या नॉट बुक इन माई बैग। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां इज लिंकिंग वर्ब है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि बी के जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन वर्ब है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होते तो इसके आगे मेन वर्ब दिया होता, तो ये खुद मेन वर्ब है। तो जब बी के फॉर्म मेन वर्ब होते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब हो गए। अच्छा, यहाँ देयर सब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट, इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये बुक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन है, बुक एक नाउन है, तो नाउन के पहले हमें नो या नॉट में से यूज करना हो तो हम सब लोग जानते हैं कि आंसर बड़ा सिंपल है, हमें यूज नो को ही करना पड़ेगा। क्यों नो को यूज करना पड़ेगा? क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले अगर हम कुछ लिख सकते हैं तो डिटर्मिनर। अच्छा, तो यहाँ नो लिखना पड़ेगा और नॉट को नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ जो हमें समझ लेना है वो ये है कि नो डिटर्मिनर तो है, लेकिन जिस नाउन के पहले आता है उस नाउन को वो क्वांटिफाई करता है, मतलब उसकी क्वांटिटी बताता है। वो क्वांटिटी संख्या भी हो सकती है, वो क्वांटिटी अमाउंट मात्रा भी हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बुक के पहले जो हमने नो लिखा है, इस बुक के पहले नो उस बुक की क्वांटिटी बताता है। नो का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर नंबर बताए तो नंबर का मतलब 0, उसका जो क्वांटिटी मतलब क्वांटिफाई करना मतलब उसकी संख्या बता रहा है, तो उसकी संख्या क्या है? नो का मतलब देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक का मतलब है देयर इज 0 बुक, मतलब 0 का, तो ये उसकी संख्या ही तो बता रही है। इसको निगेट कर रही है, उसकी संख्या को निगेट कर दे रही है, नकारात्मक बता दे रही है। तो यहाँ पे हम एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि नो जब भी किसी नाउन के पहले यूज करेंगे तो हम ये तब यूज करते हैं जब हमें क्वांटिफाई करने की जरूरत हो तब। यहाँ पे इस बुक को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा हिंट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट देयर लिखा है। हम सब लोग जानते हैं कि देयर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के होने या ना होने को बताना हो, किसी चीज का प्रेजेंस होना या ना होना। इसको एक एग्जांपल्स में समझाऊं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक सेंटेंस में लिख देता हूं और इसके लिए एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, या यूं कह दें कि ये एक क्लास है और इस क्लास में स्टूडेंट एक भी नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, 0 स्टूडेंट है। अब कोई पूछ दे कि इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो जब हम देयर को लिखते हैं
देयर सब्जेक्ट है। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ गया है। तो हम कहते हैं इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है। अगर सिचुएशन ये हो कि क्लास में स्टूडेंट ना हो, 0 स्टूडेंट है, तो इसका रिप्लाई क्या होगा, आप ध्यान से सोचो। तो इसका रिप्लाई होगा देयर इज नो स्टूडेंट। अगर इसका रिप्लाई करना हो तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहां एक चीज देख रहे हो कि ये दिखा रहा है इस क्लास में जो स्टूडेंट्स के नंबर है उसको क्वांटिफाई कर रहा है। अच्छा, सेम चीज यहां पे अप्लाई होता है कि अगर कोई पूछ दे कि इज देयर एनी बुक इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में कोई बुक है, तो आप इसका रिप्लाई क्या करोगे, आप कहोगे देयर इज नो बुक इन माई बैग। ये तब कहोगे जब आपके बैग में कोई बैग नहीं होगा, आपके बैग में कोई बुक नहीं होगा, तो इसका रिप्लाई आप सिंपल सा ये कर दोगे। अच्छा, एक सेंटेंस और लिखते हैं यहाँ पे। सेंटेंस है मोहन इज नो या नॉट अ टीचर। यहां पे इज लिंकिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है और अ टीचर इस मोहन का कॉम्प्लीमेंट है। आप ऊपर देख रहे थे सब्जेक्ट देयर था। अच्छा, सब्जेक्ट देयर होता है तो जाहिर सी बात है हम जिस नाउन को कॉम्प्लीमेंट लिखे उस कॉम्प्लीमेंट मतलब उस कॉम्प्लीमेंट का हम नंबर बताना चाहते हैं, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट अगर मोहन है तो ये अ टीचर इस मोहन का कॉम्प्लीमेंट तो जरूर है, लेकिन क्या यहां पे ये अ टीचर इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इसको क्वांटिफाई कर रहा है, या फिर उसकी आइडेंटिटी बता रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मोहन के लिए और टीचर उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि में वो उसकी आइडेंटिटी बता रहा है। जैसे ऐसे समझो, हम कहते हैं ये एक क्लास है। अगर इस क्लास में ये पक्का मालूम है कि यहां मोहन है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि यहां मोहन है कि नहीं, मोहन तो है। अगर हमें ये पूछना होता कि मोहन है कि नहीं है, अगर मोहन ना होता तो हम कहते कि देयर इज नो मोहन इन द क्लास। अच्छा, मान लो ये पर्सन एक टीचर है, हम अगर पूछते कि यहां इस क्लास में टीचर है कि नहीं है, तो हम कहते देयर इज नो टीचर इन द क्लास, अगर इस क्लास में टीचर ना होते तब। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे एक पर्सन है, देयर से तो हम यही बताते हैं कि कोई पर्सन है या नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये मालूम है कि यहाँ पर्सन है, लेकिन हमें ये जानना है कि ये जो पर्सन है यही ये टीचर है कि नहीं, मतलब ये पर्सन ही टीचर है कि नहीं। तो ऐसा जानने के लिए मैं क्या पूछूंगा, फिर देयर का यूज तो हम करेंगे नहीं, फिर हम कहेंगे इज, अगर ये पर्सन मोहन है तो हम क्या कहेंगे, इज मोहन अ टीचर, क्या मोहन टीचर है। तो आप क्या रिप्लाई करोगे इसका रिप्लाई करोगे आप कि मोहन इज नॉट अ टीचर। अगर ये पर्सन मोहन है और ये टीचर है तब तो आप कहोगे मोहन इज अ टीचर, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो आप क्या कहोगे, मोहन इज नॉट अ टीचर। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया कॉम्प्लीमेंट के लिए सब्जेक्ट देयर है, तो इसका मतलब जिस कॉम्प्लीमेंट को लिखा गया है उस कॉम्प्लीमेंट को हम क्वांटिफाई करेंगे हमेशा। तो क्वांटिफाई करने के लिए नो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ देयर की जगह पे कोई पर्सन दे दे, ही दे दे, शी दे दे, दिस दे दे, अगर इस तरह के कोई प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट हो जाते हैं, देयर को तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं जो सेंटेंस में इंट्रोडक्शन मतलब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता है। रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं, सब्जेक्ट तो ये बुक है। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि देयर के साथ जो लिंकिंग वर्ब लिखा था, लिंकिंग वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है रियल सब्जेक्ट सेंटेंस का वही होता है। लेकिन अगर हम यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन लिख देंगे तो सब्जेक्ट यही होगा, इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी सब्जेक्ट का कह सकते हो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, या कह दो उसी की आइडेंटिटी और टीचर है। अच्छा, एक चीज और आप देख पा रहे हो कि अगर आप टीचर के पहले अ लगा दिए, आर्टिकल लगा दिए, तो आप जानते हो कि अ एंड द, जो बच्चे पढ़ते होंगे, जिन्होंने आर्टिकल को थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो जानते होंगे कि आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन के पहले तब लगाते हैं जब हमें उसकी आइडेंटिटी बताना होता है। तो ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को हमें बताना है कि वो आइडेंटिटी उसकी रियल है या नहीं है, मतलब वही उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी बताने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो एक चीज और ध्यान देंगे, नॉट का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब किसी की आइडेंटिटी को हमें किसी नाउन की
आइडेंटिटी हमें बताना हो, आइडेंटिटी को मतलब कह सकते हो कि निगेट करना हो, जब आइडेंटिटी को निगेट करना हो, बताना हो कि नहीं वो आइडेंटिटी नहीं है, तब हम नॉट कैच कर लेते हैं। अच्छा, अगर बात रही रूल अट्टा की, तो रूल अट्टा कुछ ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर किसी नाउन के पहले आर्टिकल न लगा हो तब तो हम नो लगा देंगे, लेकिन उसके पहले अगर आर्टिकल लगा हो तो हम नॉट लगा देंगे। लेकिन ये मतलब बेतुकी सी बात हो गई, जिसको एक तरह से हम याद कर लें, रट लें बिना सोचे समझे। तो लैंग्वेज जब हम कभी पढ़ते हो, लिखते हो, कभी बुक में पढ़े, तो हम फिर उस लैंग्वेज का जो एसेंस होता है फिर वो नहीं समझ पाते, वहां पे वो लैक हो जाती है। वही चीज यहाँ पे है कि जब आप आर्टिकल लिख दिए तो मतलब आर्टिकल लगाने का एक ही मतलब है कि इस नाउन की आइडेंटिटी है, क्योंकि जब भी हम आर्टिकल लगाते हैं किसी नाउन के पहले तो वो नाउन का आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी हमें निगेट करना है, तो आइडेंटिटी को निगेट करने के लिए नॉट लिखेंगे। लेकिन जब आप देयर सब्जेक्ट लिखे हो, अच्छा बुक के पहले आर्टिकल तो लगता ही, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का भी नहीं लिखे जाते हैं, तो लगना चाहिए था। अगर नहीं लगा तो ये नो लग गया, तो ये नो ही इसका आर्टिकल हो गया, और साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट देयर है तो इसका मतलब इस बुक को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, बल्कि मैं उसको क्वांटिफाई किया, उसका नंबर बताया। तो ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमें अक्सर देख लेना है। अच्छा, यानी एक बात आप समझ रहे हो कि अगर आर्टिकल लगा है किसी नाउन के पहले तो आप नॉट लगा देना, अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो आप नो लगा देना। ये बहुत छोटी सी बात है, और उसको समझने के लिए आप समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो हम नो और नॉट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना है। आज का डिस्कशन इसी पे ज्यादातर फोकस होगा। नो और नॉट, इन दोनों का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें कह सकते हैं कि नो और नॉट, इन दोनों का यूज हम तब कर लेते हैं जब किसी क्वांटिफायर को एक्सक्लूड करना हो, जब किसी क्वांटिफायर को एक्सक्लूड करना हो। एक्सक्लूड करने का मतलब होता है कि किसी चीज को बाहर करना, उसमें से बाहर कर देना। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 4 लोग हैं इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में से अगर मुझे इसको बाहर करना है तो मतलब एक्सक्लूड करना है, लेकिन 4 लोग हैं, एक लोग को और इसमें ऐड करना है तो इंक्लूड कर लेना है। ये बात, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को अच्छे समझते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि नो और नॉट का यूज हम तब कर लेते हैं जब किसी क्वांटिफायर को एक्सक्लूड करना हो। अच्छा, ये दोनों एक्सक्लूड कर सकते हैं। एग्जांपल इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, मोहन इनवाइटेड नॉट fewer than 500 गेस्ट। और एक सेंटेंस और मैं लिख दूं, मोहन इनवाइटेड नो fewer than 500 गेस्ट। तो हम देख रहे हैं इन दोनों सेंटेंस में इनवाइटेड मेन वर्ब है, मोहन दोनों में सब्जेक्ट है। मोहन इनवाइटेड, मोहन ने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया? गेस्ट को। अच्छा, गेस्ट, हाउ मेनी गेस्ट, कितने गेस्ट को, इसी को डिस्क्राइब करने का लिखा फ्यूअर देन 500। तो ये फ्यूअर देन 500 जो है इस गेस्ट को क्वांटिफाई कर रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है। अच्छा, अगर हम कहते हैं फ्यूअर देन 500 गेस्ट, अब देखो एक बात समझना, 500 हो गया, ये हमने 1 से स्टार्ट किया, मान लीजिए गेस्ट हैं, ये हो गया 498 499 500 501 502 503 ऐसे करके आगे लिखा है। ध्यान से समझिएगा इस सिचुएशन को। अगर हम कहते हैं फ्यूअर देन 500 गेस्ट, तो इसका मतलब क्या समझें? फ्यूअर हम समझते हैं कि फ्यू का मतलब होता है कम, इसी फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर। फ्यूअर देन 500 का मतलब है कि ये जो 500 है इस 500 से कम। फ्यूअर देन का मतलब, फ्यूअर देन 500 का मतलब होगा कि 500 से कम। 500 से कम मतलब क्या? 1 से लेकर के 499 तक जो होता है वो 500 से कम ही है। तो अगर हम कह दें फ्यूअर देन 500, तो फ्यूअर देन 500 का मतलब हो गया कि 500 से कम।
अब ये 1 से लेकर के 499 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि नॉट और नो जो होते हैं किसी क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर है गेस्ट के लिए, गेस्ट हाउ मेनी गेस्ट, किसी को क्वांटिफाई करना है कि कितने गेस्ट हैं, तो हमने कहा फ्यूअर देन 500। फ्यूअर देन 500 का मतलब है 500 से जितने भी कम हो सकते हैं। तो 500 से कम कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर के 499। ये नॉट और नो जो होते हैं उस क्वांटिफाई को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करते हैं मतलब बाहर करते हैं। तो जैसे मैं कह दूं कि फ्यूअर देन 500 का मतलब 1 से लेकर 49, नॉट फ्यूअर देन 500, नॉट का मतलब क्या करना है, ये जो आपने फ्यूअर देन 500 लिखा है यानी 1 से लेकर के 49, इसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब इसको खत्म कर देना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्यूअर देन 500 का मतलब है 500 से जो कम है उसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इतने लोग को नहीं, इतने लोग को नहीं, इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझे कि मोहन ने इनवाइट किया, कितने गेस्ट को इनवाइट किया, तो आप कह सकते हो कि 500 से जितने कम थे वो सब कोई नहीं। तो वो कितना हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 502 भी हो सकता है, 503 हो सकता है। मतलब वो कह सकते हो कि फिक्स नहीं है, वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वो जितना भी है नॉट फ्यूअर देन 500, फ्यूअर देन 500 का मतलब 500 से कम, नॉट लगाने का मतलब जो उससे फ्यूअर है वो उसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूजन के बाद जो बचे वो 500 हो सकता है, 501 हो सकता है, 502, 503 या जितना भी आगे हम बढ़ सके। अच्छा, ये बात थोड़ा सा नॉट लगा देने से जो मीनिंग होती है वो एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब है वो कंफ्यूजन करती है कि भाई 499 के बाद जितना बचा है फ्यूअर देन 500 में तो ये इससे कम वाले तो एक्सक्लूड हो गए, लेकिन इसके आगे जो है 500, 501, 502, 503 तो कुछ भी हो सकता है। सेम सिचुएशन नो के साथ भी है। अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो गेस्ट क्या है, नाउन, हाउ मेनी गेस्ट, इसको क्वांटिफाई करने के लिए दिया फ्यूअर देन 500। फ्यूअर देन 500 का मतलब ये 1 से लेकर 499 तक हो गया। अब ये नो क्या करेगा, इसको एक्सक्लूड कर देगा। लेकिन नो के साथ क्या है कि जब नो एक्सक्लूड करता है तो जितने को एक्सक्लूड किया उसके जो ठीक नेक्स्ट होता है, जो अगला होता है, केवल उसी को एग्जैक्ट जो होता है अगला उसका, उसी को मतलब बताता है, उसके पहले वालों को एक्सक्लूड कर देता है। टोटल 500 है, फ्यूअर देन 500 का मतलब 500 से जो कम है उसको कर दिया। तो अगर हम कहते हैं नो फ्यूअर देन 500 तो इसका मतलब एग्जैक्ट 500, उसके आगे नहीं। लेकिन अगर हम लिखते हैं नॉट फ्यूअर देन 500 तो नॉट फ्यूअर देन 500 का मतलब कि 500 से जो कम है उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है। तो नॉट के साथ एक ये दिक्कत आती है बार बार कि नॉट लिखने के बाद दूसरा साइड अगर एक से ज्यादा डिजिट को दिखा सकता है तो वहां नॉट को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि उस डिजिट को हमें फिक्स ही कर देना है तो वहां पे आप नो लिख दो। इस बात को हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं माय फ्रेंड teaches not more than 200 students। टीचर्स मेन वर्ब हो गया, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, माई फ्रेंड टीचर्स, whom does माई फ्रेंड टीच, स्टूडेंट्स को। अच्छा, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट, मैंने कहा मोर देन 200। मोर देन 200 का मतलब क्या समझ रहे हो, मोर देन 200 का मतलब से 200, 201, 202, 203। अगर मैं ऐसा लिख दूं, इधर मैं लिख देता हूं 198, 199, ये 1 से लेकर के जा रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं लिखता हूं मोर देन 200, मोर देन 200 का मतलब क्या होगा कि 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा के पहले अगर नॉट लगा दिया तो इसने एक्सक्लूड कर दिया, तो 200 से ज्यादा वाला तो खत्म हो गया। अब बचा कितना, अब बचा जो नॉट लगाने से तो जो दूसरा साइड होता है वो एम्बिगुअस होता है, तो 200 भी हो सकता है, 199 भी, सब इसमें से कुछ भी हो सकता है, 190, 98, 199 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 200 एग्जैक्ट दिखाना हो तो अब यहाँ नॉट की जगह पे क्या लिख दोगे, नो। नो मोर देन 200 का मतलब 200 से ज्यादा नहीं, तो फिर जो बचा क्या, ज्यादा नहीं, तो जो उसके ठीक पहले वाला है। तो जब ज्यादा दिखाएगा तो उसके ठीक पहले, और जब कम दिखाएगा तो उसके ठीक आगे वाला। ये नो के साथ है। और नॉट के साथ क्या है कि अगर दूसरा साइड पूरा बचा है तो दूसरा साइड उसमें से कुछ भी हो सकता है। ज्यादा वाले में 200 से ज्यादा कहा जाएगा तो 201, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। कम वाले में कहा जाएगा तो 200 से कम कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होता है ना कि नॉट का यूज हमें तब अवॉइड करना चाहिए जब हमें जो डिजिट है उसका एक साइड बताने के बाद दूसरा साइड हमें कभी भी क्लियर ना हो, तो वहां पे आप नॉट को अवॉइड करो। इस सिचुएशन में आप जब हम नॉट लिख रहे हैं तो ये हमेशा मीनिंग को एम्बिगुअस कर देना, ये गलत हो जा रहा है।
इस बात को हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं कह दूं नॉट 5 स्टूडेंट्स आर लेजी। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, इसी स्टूडेंट्स को क्वांटिफाई करने के लिए लिख दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स 5। तो ये 5 इसको क्वांटिफाई कर रहा है। अब इसी क्वांटिफाई को हमने जो है नॉट लिख दिया इसके पहले। नॉट लिखने का मतलब है कि ये जो क्वांटिफाई किया गया है, इस क्वांटिफाई किए गए डिजिट को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। नॉट 5 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैं लिख दूं। तो नॉट 5 का मतलब क्या है, नॉट 5 का मतलब ये 5 को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। तो 5 के अलावा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 6 7 8 9 भी हो सकता है। तब तो ये गलत हो गया, यहां पे नॉट का यूज करना गलत हो गया। अच्छा, कैसे ठीक करेंगे वो हम देखते हैं अभी आगे। एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं कह दूं नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर लेजी। स्टूडेंट्स नाउन है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स के पहले हमने नॉट लगा दिया। तो हम जानते हैं कि जब किसी क्वांटिफायर के पहले हम नॉट का यूज करते हैं तो वो नॉट उस क्वांटिफायर को एक्सक्लूड कर देता है। ऑल का मतलब क्या समझे आप, जैसे ये कोई क्लास है, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे स्टूडेंट को हम क्या कह देंगे, ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर हम ऑल स्टूडेंट्स के पहले नॉट लगा दिए तो नॉट लगाने का मतलब इस नॉट ने पूरे स्टूडेंट को एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, पूरे को एक्सक्लूड कर दिया तो बचे कितने, फिर मालूम है कि दूसरा साइड जो टोटल को एक्सक्लूड कर दिया दूसरा साइड 0 ही होगा। ध्यान समझेंगे, जब 5 के पहले हम यूज कर रहे हैं तो 5 के पहले 4 3 वगैरह ऐसे भी हो सकते हैं और इसके आगे भी 6 7 8 हो सकते हैं। लेकिन जब हम टोटल को कह दें और टोटल को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो टोटल को जब एक्सक्लूड कर दिया तो दूसरा साइड तो कुछ नहीं बचेगा, दूसरा तो 0 ही होगा हमेशा। तो उसका दूसरा साइड हमेशा पक्का मालूम है। तो जब हमें मालूम कि दूसरा साइड हमें पक्का मालूम है कि एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो वहां नॉट का यूज सही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज को हम इसीलिए पढ़ते लिखते हैं ना कि मीनिंग एम्बिगुअस ना हो, डाउटफुल ना हो। यहाँ तो मीनिंग डाउटफुल है कि अगर मैं लिख दूं नॉट 5 स्टूडेंट, तो 5 को एक्सक्लूड कर दिया लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी बचते हैं। लेकिन नॉट ऑल स्टूडेंट्स लिखने से स्टूडेंट्स के पहले जब ऑल लगाते हैं तो ऑल तो टोटल दिखाता है, जब टोटल को एक्सक्लूड कर दिया तो दूसरा साइड 0 ही होना है, दूसरा होना ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये नॉट का यूज सही हो जाता है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मैं कह दूं नॉट हाफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाफ। ये हाफ इसको क्वांटिफाई कर रहा है, इस हाफ को हमने नॉट से क्या कर दिया, एक्सक्लूड। अच्छा, जैसे मान लो ये क्लास है तो इसका ये हाफ हो गया, तो अगर मैं हाफ को एक्सक्लूड करूंगा तो हाफ के बाद जो बचेगा उसका हाफ ही बचेगा। या यूं मैं कह दूं स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, तो हाफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 250 ये हो गया, 250 ये हो गया। तो अगर 250 स्टूडेंट्स को हमने टोटल 500 में से एक्सक्लूड कर दिया तो जब भी बचेगा 250 ही बचेगा। तो दूसरा साइड हमेशा ऑब्वियस रहता है, क्लियर रहता है, तो वहां पे आप नॉट का यूज कर दोगे तो गलत नहीं होगा। इसी तरह से मैं इसको अगर बोथ के साथ लिख दूं, मैं कह दूं बोथ फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। मैं कह दूं नॉट बोथ फ्रेंड्स, नॉट बोथ फ्रेंड्स। अच्छा, बोथ फ्रेंड्स का मतलब क्या, बोथ का मतलब दो का ग्रुप है, यहां पे 2 फ्रेंड्स हैं तो दोनों को हमने, जब 2 का ग्रुप होता है तो बोथ कहते हैं, और जब 2 से ज्यादा का होगा तो उसको ऑल कह सकते हैं। तो 2 ही का ग्रुप है तो हमने कह दिया फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स, बोथ। तो ये जो बोथ है इस फ्रेंड्स को क्या कर रहा है, उसको क्वांटिफाई कर रहा है। अब इस क्वांटिफाई को हमने नॉट लिख करके एक्सक्लूड कर दिया, तो नॉट बोथ का मतलब क्या है, अब ये बोथ दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, 2 का ग्रुप था, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया तो बचा कितना, 0। तो ये हमेशा दूसरा साइड ऑब्वियस 0 के अलावा नहीं हो सकता है। तो अगर कभी हाफ लिखा हो, ऑल लिखा हो, बोथ लिखा हो, ऐसा कोई भी क्वांटिफायर जिससे हमें दूसरे साइड के हमेशा ऑब्वियस होने का पता लग जाए, तो वहां पे नॉट का यूज हमेशा सही होता है। लेकिन कभी भी ऐसा क्वांटिफायर
जिसके पहले नॉट लगाने से वो एक्सक्लूड हो जाए तो उसके बाद उसका दूसरा साइड एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पे नॉट का यूज करना गलत हो जाता है। या तो आप इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए जो यहाँ लिखा गया है केवल नॉट को खत्म कर दो, 5 स्टूडेंट्स सही है, 5 स्टूडेंट्स आर लेजी, 5 स्टूडेंट्स लेजी हैं। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव एक्सक्लूजन करना ही चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नो के साथ, नो मोर देन 5 स्टूडेंट्स आर लेजी, ऐसे लिख दो आप। या फिर लिख दो नो फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट्स आर लेजी। इन दोनों से आप जो मन हो वो लिख सकते हो। अच्छा, इसका लिखने का मतलब क्या होगा, नो मोर देन 5 स्टूडेंट्स। मोर देन 5 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 5 स्टूडेंट्स हैं तो 4 3 ऐसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इस तरह हम लिखे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि मोर देन 5 स्टूडेंट्स, मोर देन 5 का मतलब क्या है, 5 से ज्यादा, 6 7 8 ये सारे से हो सकते हैं, आगे जितना चले जाए हम कह रहे हैं। नो लगाने का मतलब जो मोर देन के आगे है, मोर देन 5 मतलब 5 से जितने आगे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया, तो ये तो एक्सक्लूड हो गया। अच्छा, हम जानते हैं कि नो का यूज हम जब भी करते हैं तो अगर मोर देन बताएगा तो उसके आगे वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसके ठीक पहले वाला जो होगा वही होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं फ्यूअर देन 5 तो फ्यूअर देन 5 मतलब क्या है, 5 से कम, तो 5 से कम 1 2 3 4 ये सब हो गए, तो ये फ्यूअर देन है। अगर नो लगा दिया तो फ्यूअर देन को एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नो मोर देन 5 स्टूडेंट्स का भी मतलब है 5 स्टूडेंट्स, यहां पे भी इसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स। बस फीलिंग इन दोनों की अगर मीनिंग की बात की तो फर्क यह है कि हम कम हो, यहाँ अगर हम नो को मोर देन तो ज्यादा को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ नो अगर हमने फ्यूअर देन मतलब हम कम को स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं, एक्सक्लूड करके मीनिंग ओवरऑल 5 हो जा रहा है। तो इस नॉट को या तो आप कट करके सीधे 5 स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना दो, लेकिन या तो फिर एकदम आप क्लियर लिखना ही चाहते हो कि वो 5 है लेकिन वो 4 मतलब कि नॉट मोर देन 5, तो नॉट मोर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा नहीं है, 5 ही है, मतलब ज्यादा को स्ट्रेस करो, ज्यादा नहीं है मतलब कम ही है। लेकिन आप करें नॉट फ्यूअर देन 5 तो फ्यूअर देन 5 का मतलब 5 से जो कम है उस पर आप स्ट्रेस करो, कम नहीं है उससे ज्यादा है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 इसके लिए भी है, नॉट मोर देन 5 का भी मतलब हो गया 5, नॉट लेस देन नॉट फ्यूअर देन 5 का भी मतलब हो गया 5। बस ये स्ट्रेस करने के अलग अलग तरीके हो गए। तो ये नो और नॉट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, यहां आप समझ सकते हैं कि ये गलत क्यों हो गए। एक क्वेश्चन है, नॉट सेवरल प्लेयर्स आर देयर। नॉट सेवरल प्लेयर्स हाउ मेनी प्लेयर्स, सेवरल। तो सेवरल आप देख रहे हो कि इस प्लेयर्स को क्या कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है। अच्छा, हमें लगता है कि सेवरल का मतलब आप समझते होंगे कि जो भी मोर देन 2 हो जाता है, मोर देन 2 को हम सेवरल कहते हैं। मोर देन 2 का मतलब 2 प्लस चाहे जितना हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। सेवरल का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मोर देन 2 चाहे जो भी हो सकता है। अब देखो आप, अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब ये डिजिट हमें पहले से क्लियर ही नहीं है तो इसके पहले जब हम नॉट लगाएंगे तो एक्सक्लूड तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। तो जो पहला साइड ही हमें एग्जैक्ट नहीं पता है तो दूसरा साइड एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं चल सकता है, तो यहाँ पे भी नॉट गलत हो गया। तो इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, आप लिख दो सेवरल प्लेयर्स आर देयर, सबसे आसान तरीका है। या फिर इसको नो से ठीक करना चाहेंगे तो नो का यूज हम तब कर पाएंगे जब हमें कोई डिजिट का कोई आइडिया। तो यहाँ सबसे आसान तरीका है कि एग्जाम में जिस इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप नॉट को यहाँ से रिप्लेस ही कर दो, नॉट इनके साथ ठीक नहीं होंगे, वहां से रिमूव कर दो आप। आई होप ये वीडियो आपको नो और नॉट पे काफी कुछ सोचने समझने के लिए एक मतलब कह सकते हो कि एक विजन देती होगी। और यही अपनी कोशिश भी है कि आपको इंग्लिश को देखने का एक सही एंगल, सही विजन दे सके। और आप अपने इम्पोर्टेंट जो कमेंट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की होगी। थैंक यू वेरी मच।